जी अगर जांच कराते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और लोग राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को भूल जाएंगे। वक्फ बोर्ड का करप्शन लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों और खरबों में है। ये सब लोगों के सामने नजर आएगा। कागज जा रहा है हमारे यहाँ, हम तो चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पोल खुल जाए लोगों का जो बहुत चिल्ला रहे हैं। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों का घोटाला सामने लोगों के नजर आए तो राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। राम मंदिर चढ़ावे पर उठे सवालों की गूंज अभी थमी नहीं है। अभी मामला चल रहा है। इस चलते मामले के बीच वक्फ संपत्तियों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बरेली से उठी एक आवाज ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दावा किया है कि वक्फ संपत्तियों में कथित गड़बड़ियां बेहद बड़े स्तर पर है। उन्होंने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी में कहा गया है कि जांच होनी चाहिए। मौलाना रजवी का आरोप है कि वक्फ की बेशकीमती जमीनों के इस्तेमाल जिन मकसद के लिए होने चाहिए थे वहां पर बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। उनका दावा है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो कई राज बेपर्दा हो जाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि क्या वक्फ संपत्तियों का पूरा हिसाब किताब सामने आना चाहिए, आना ही चाहिए। क्या वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं की गहराई से जांच होगी या फिर यह आरोप सिर्फ एक नई सियासी लड़ाई की शुरुआत भर है? क्योंकि मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, मामला उन संपत्तियों के इस्तेमाल का है जो समाज के कल्याण के लिए दान में दी गई, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और जो हुआ उस पर अब सवाल है। सवाल के बाद जांच की मांग है। अब देखना यह है कि आज इस चर्चा में जो बात हम टटोलेंगे वो ये कि क्या एक नया गुनाह सामने आने से पुराने गुनाह छिप जाते हैं या उन पर कोई पर्दा पड़ जाता है या मामला डाइल्यूट हो जाता है। अगर ऐसा है तो उस पर बात आगे बढ़ेगी और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिस तरीके से एक मामला सामने आया उसके बाद अब जिस तरीके से तमाम मामले सामने आ रहे हैं और अलग अलग धर्म संप्रदायों से सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब पूरे कुएं में भांग पड़ी है और इस कुएं की भांग को साफ करना होगा ताकि साफ सुथरी व्यवस्था हमारे देश में, प्रदेश में चल सके। हम इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे कि जिस तरीके की स्थितियां बयां की गई हैं एक मौलाना साहब की तरफ से, उस पर किस तरीके का एक्शन होना चाहिए और जो वाकया सामने आया है उसमें किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बयान जिसकी वजह से आज इस चर्चा का आधार बना है। 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और हर बार आजम खान अल्पसंख्यक और वक्फ के मंत्री रहे और उन्हीं के चहीते यानी समाजवादी पार्टी के और आजम खान के चहीते जुफर फारूकी, अमीर आलम, हाफिज मोहम्मद उस्मान, फिर 2 बार और जुफर अहमद फारूकी, ये 30 साल ये लोग चेयरमैन रहे। इन लोगों के दौर में वक्फ की संपत्तियों को बेचा गया, खुर्द-बुर्द किया गया और बुजुर्गों के अरमानों पे पानी फेरा गया। मुख्यमंत्री जी अगर जांच कराते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और लोग राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को भूल जाएंगे। वक्फ बोर्ड का करप्शन लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों और खरबों में है। ये सब लोगों के सामने जो वक्फ बोर्ड है पूरे देश का, उसमें जितनी भी शिकायतें हैं उन सब का निदान किया जा रहा है। जो नया वक्फ एक्ट बना है उसके रोशनी में हर जगह वक्फ बोर्ड गठित हो रहा है
और जो वक्फ बोर्ड गठित होगा उसमें सरकार का मकसद ये है कि कोई भी गड़बड़ी होने नहीं दिया जाए और गड़बड़ी जो हुई है उसको रोका जाए। सही कहा है मौलाना ने, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकारें प्रदेश में हुआ करती थी तो इन लोगों ने करोड़ों की जमीन को हजारों रुपए में खरीद लिया और खरीद करके उस पे या तो माल बना लिया या होटल बना लिया या दुकान बना लिया। अब बना करके अब वो कमाई कर रहे हैं। अब जब उसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने दिया है मुख्यमंत्री को, वो कागज आ रहा है हमारे यहाँ। हम तो चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पोल खुल जाए लोगों का जो बहुत चिल्ला रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, दोनों ही जगहों पर इस तरीके के घपले घोटाले, जिस तरीके की खुर्द-बुर्द बात सामने आई है, इसकी जांच होनी चाहिए। सभी एक सुर में इस बात को कह रहे हैं। आखिर एक के बाद एक ये जो मामले सामने आ रहे हैं, इसके पीछे की नीयत किस तरीके की है, इसके बाद नियति किस तरीके से इन चीज़ों को तय करेगी, ये सारी बातें आज हमारी इस चर्चा में होंगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AIMJ के, जिन्होंने पूरा मामला उठाया है, वो खुद हमारे साथ इस चर्चा में हैं। पवन रावत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। निखिल खत्री जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जितेंद्र त्यागी जी पूर्व सदस्य हैं यूपी शिया बोर्ड के। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मौलाना साहब आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। जिस बात को आपने उठाया है, मामला तो बहुत गंभीर लग रहा है। किस तरीके के सबूत, किस तरीके की बातें, किस तरीके के दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं जिसके आधार पर आपने ये बात, इतनी बड़ी बात आज देश के सामने रखी है? देखिए मोहतरम, मुख्यमंत्री जी अपनी सभाओं में अक्सर वक्फ की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये लेटर लिख करके मुख्यमंत्री जी को मांग की है कि इसकी जांच कराए। जैसा कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की जांच उन्होंने कराई, SIT गठित की और दूध का दूध पानी का पानी हुआ, बहुत सारे लोग जेल गए। ऐसे ही अगर वाकई कायदे और तरीके से SIT गठित हो जाती है और वक्फ बोर्ड का जांच हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का घोटाला नजर आएगा। और इसके जो आप जो बात कह रहे हैं, जो आपने पूछा है, तो इसके मेरे पास में बहुत सारे सबूत हैं, दलील हैं, प्रूफ हैं। अगर कहें तो मैं एक एक करके मैं गिनाऊं, मेरे पास पेपर भी हैं, सब तमाम चीजें हैं। मैंने हवाई कोई बात नहीं कही है, मैंने दलीलों के साथ बात कही है। मैं एक दो गिना देता हूं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए और जो बैठे हैं हमारे साथी लोग, वो लोग भी समझ लें। देखिए, हमारी जो सिर्फ मंशा क्या है, हमारा मकसद ये है कि जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो ज़मीनें वक्फ की थी, उस वक्फ की आमदनी से जो मंशा थी वो ये थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों पे खर्चा की जाए। जो बेवा हो चुकी हैं महिलाएं, उनकी मदद की जाए। जो यतीम हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनकी किफ़ालत की जाए। और जो गरीब लोग हैं, उनकी आर्थिक मदद करके उनको पैरों पे खड़ा किया जाए। जो बेरोजगार नौजवान मुसलमान हैं, उनको रोजगार फराहम किया जाए, वगैरह वगैरह। इस तरह के कामों से जो है हमारी कौम जो है तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी और दीन के काम किए जाएं। इसका मकसद ये भी है, वाकिफ की मंशा का मकसद ये भी है कि दीन के काम किए जाएं, यानी मदरसे खोले जाएं, मस्जिदें बनाए जाएं और दीन का काम किया जाए। और साथ ही साथ में हॉस्पिटल खोले जाएं, स्कूल, कॉलेज, इस यतीम खाने बनाए जाएं, ताकि इससे कौम डेवलप हो, विकास हो, आगे बढ़े, तरक्की करे। मगर ये सब ना हो करके वाकिफ की मंशा के खिलाफ काम हुआ। जो लोग काबिज थे, जो लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने या सदस्य बने या संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति हुई, वो लोग आए, तो इन सब लोगों ने साठगांठ करके भूमाफियाओं से और बड़े बड़े बिल्डरों से साठगांठ करने के बाद में उस जमीनों को बेच दिया।
रेवड़ियों के भाव बेच दिया, करोड़ों की जमीनों को, और वो सब पैसा अपनी पॉकेट में रख लिया। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो देखिए 2025 में वक्फ संशोधन बिल आया। वक्फ संशोधन बिल में पूरे भारत में अकेला वाहिद शख्स मैं हूं कि मैंने बताया पूरी कौम को कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हितों के लिए है, करप्शन को खत्म करने के लिए है, और अगर ये लागू हो गया तो वक्फ की प्रॉपर्टियां महफूज होंगी, सुरक्षित होंगी, और उससे होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर मुसलमानों की जेबों में जाएगी, अमीरों की जेबों में नहीं जाएगी, बल्कि गरीबों की जेब में जाएगी। तो गरीब डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। मगर होता क्या रहा? होता ये रहा कि इस जो पूरा 3 साल का मुलायम सिंह का शासनकाल और 1 साल अखिलेश यादव का, फिर उस बाद में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलग अलग दौर में रहे। ये सब लोग आजम खां के चहीते और समाजवादी पार्टी के प्यारे थे, और ये लोग वही लोग मेंबर बनाए गए, वही लोग चेयरमैन बनाए गए। तो इन लोगों ने क्या किया कि भू माफियाओं से मिलकर के इन सबको जमीन बेची, तो करप्शन हुआ, करोड़ों अरबों की जमीनों को नुकसान पहुंचा। तो इसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बेशक इसकी जांच होना चाहिए। और मैं आपको एक उदाहरण देता चलूं, आपको एक उदाहरण। हमारे यहाँ बरेली में एक कोतवाली थाना है। कोतवाली थाना से जैसे ही आप पुराने रोडवेज के जाएंगे तो बीच में एक कब्रिस्तान हुआ करता था। बरेली शहर में किसी से भी आप पूछ लीजिए, आपका जो पत्रकार नुमाइंदा है उससे भी पूछ लीजिए, वो भी बता देगा। तो आपका पत्रकार हिंदू है, मगर वो हिंदू भी आपका बता देगा कि हाँ वहां पे कब्रिस्तान था। और बरेली का बच्चा जानता है कि कब्रिस्तान था। जब एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनका इख्तदार आया, तो उन्होंने क्या किया कि उस कब्रिस्तान को बुलडोजर से बिल्कुल मस्मार कर दिया गया। और शहर से रामगंगा नदी 15 किलोमीटर दूर है। रातों रात में 2-3 बजे वहां खुदाई कराई गई, ट्रैक्टर ट्रालियों में हड्डी वड्डी सब भरवा करके वहां फिकवा दिया गया, और फ्रेश खेत की जमीन ला करके यहाँ पाटी गई। उसके बाद में उस पर एक मार्केट बनाई गई, 3 मंजिला मार्केट इस वक्त बनी हुई खड़ी है। वक्त की जमीन है, चाहे जो देख ले। और एक थोड़ी सी और सुन लीजिए। आपके यहाँ लखनऊ में आप देखेंगे एक ऐशबाग इलाका है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बड़े मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं। उन्होंने भी वहां पर वक्फ की जमीन पे एक बहुत बड़ा जो है वो शादी हाल बनवाया है, और उसमें 2.5 लाख रुपया एक शादी प्रोग्राम की फीस है। तो वो पैसा लेते हैं। ये तमाम चीजें, इसका तमाम आमदनी पैसा वो सब इन लोगों की पॉकेट में जाता है। गरीब मुसलमान के पेट में एक रोटी भी नहीं जाती है। ये दर्द है हमारा। ठीक है मौलाना साहब, जो बात आपने, बहुत मिसालें हैं। हाँ, मिसाइलें जो हैं वो आपकी, हम आगे भी इस चर्चा में मिसालों की तो जरूरत हमें पड़ेगी ही, ताकि और ज्यादा पुख्ता हो सकें सारी बातें, देश दुनिया को ये सब चीजें पता चल सकें। लेकिन मौलाना साहब, मेरा एक सवाल आगे बढ़ने से पहले आपसे ही है। आप लोग तो दीनी तालीम भी देते हैं, ये समाज अच्छा बने, मुस्लिम बिरादरी के बच्चे अच्छी तालीम पाएं, अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने, वो आपके पास आते हैं। सुबह 5 वक्त की नमाज होती है, आप नमाज भी करवाते होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो चाहे पंडित हो चाहे मौलवी हो, जब हम आप लोगों के संपर्क में आते हैं, आप जो हमें दीनी बातें बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसका फर्क समझाते हैं, वो बातें हिंदुस्तान की आवाम के दिमाग में घुसती क्यों नहीं है? ये जो शफ का काम है उसमें भी बेईमानी करनी है। ये तालीम कैसे, मतलब ये परंपरा मान लें, संस्कार मान लें, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? चूंकि आप मौलाना हैं इसलिए मैं सवाल रख रहा हूं। देखिए, आज के दौर में क्या है, मजहबी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, कोई भी तालीम आप ले लें, आदमी का जहां स्वार्थ वाबस्ता है, वो स्वार्थ की, अपने मफाद की बात करता है। अब मैं वक्फ की ही बात करता हूं। वक्फ का देखिए, वक्फ का जो शरई मसला है, वक्फ एक खालिस मजहबी और शरई मामला है, ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। वक्फ शरई नुक्ते नजर से किसी शख्स ने अपनी जमीन को वक्फ किया, तो वक्फ करने वाला होता है वाकिफ, वो वाकिफ फैलाता है। तो वो क्या कहता है, वो लिखता है वक्फ डीट में, जो उसकी डीट है
किसी भी डीड को आप पढ़ लीजिए वक्फ की, उसमें लिखा होगा सबसे लास्ट में कि इससे होने वाली आमदनी से मिलाद, फातिहा, नजर-ओ-नियाज, गरीब, कमजोर, यतीमों की, मिस्किनों की मदद की जाएगी। मगर यही जो लोग हैं, यही लोग इस वाकिफ के मंशा के खिलाफ काम करते हैं, गैर शरई काम करते हैं। ये शरीयत की नज़र में भी मुजरिम है, गुनहगार हैं, और कानून की नज़र में भी ये मुजरिम हैं। तो अब लोगों की नियतों का क्या किया जाए? चलिए ठीक है, हर तरह के लोग हैं समाज में। ठीक है, हम इस चीज को टटोलने की कोशिश करते हैं कि भाई नियति ये नहीं कहती है, लेकिन नियत की वजह से ये सारा मामला ये पैदा होता है। जितेंद्र त्यागी जी हमारे साथ में हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बड़े लंबे अरसे के बाद आपने वक्त दिया, पहले तो इसके लिए आपका बड़ा शुक्रिया। और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि चूंकि आप खुद वक्फ बोर्ड के सदस्य रहे हैं, जो बात मौलाना साहब कह रहे हैं और जिन दरमियानों का उन्होंने जिक्र किया है, आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा होगा। बिल्कुल आपके जैसे कोई घर के आंगन में कोई घटना हो रही हो, ऐसा रहा होगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर वक्फ बोर्ड जिस मकसद के लिए बनाया गया, वो मकसद अगर पूरा नहीं हो रहा तो जो उसके सदस्य हैं, जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, वो कहां थे अब तक और क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाई? और जो मामला अब मौलाना साहब ने इतने जोर शोर से उठाया है, जिस पर वो एक जांच की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया इस चर्चा में। और देखिए, मैं सदस्य नहीं रहा, मैं 4 बार वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा और शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष मैं मायावती जी के पीरियड में भी रहा, समाजवादी पार्टी की हुकूमत में भी रहा और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में 2020 तक मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा। मैंने असल में देखिए, मौलाना साहब की बात का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। रिजवी साहब ने जो बात कही बिल्कुल 100% सही कही है। जांच होनी चाहिए। कब तक? वक्फ बोर्डों की जांच कब नहीं होगी? आप बताइए कि जब मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मैंने बहुत से पत्र लिखे। असल में होता क्या है, जो मुस्लिम समाज के, चाहे वो शिया समाज के हो या सुन्नी समाज के, जो मुल्ला है, जो मौलवी हैं, वो पूरी तरह से वक्फ बोर्ड को अपने अधीन रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वक्फ में बड़े घोटाले करते हैं, मनमाने तरीके से वक्फ का संचालन करते हैं, क्योंकि वो वक्फ ऐसी चीज है जो धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई चीज है और मौलवियों का दखल इस वजह से वक्फ बोर्डों में रहता है। करोड़ों की संपत्ति, कब्रिस्तान का भी मौलाना साहब ने जिक्र किया। मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था। लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, यहां पर 47 के आसपास, 45 या 47, मुझे पूरी फिगर याद नहीं, मैंने कार्रवाई के लिए लिखा था। 31 कब्रिस्तान गायब हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में राजधानी में कब्रिस्तान गायब हो गए, उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई। और ये करने वाले कौन? ज्यादातर बड़े मौलवी। वो मौलवी जो कि इज्जतदार अपने को कहते हो, धर्म अपने को मजहब का, अपने को इस्लाम का ठेकेदार कहते, इन लोगों ने ही बड़े पैमाने पर चंदाखोरी की है, वक्फ बेचे है। वक्फ बोर्ड, मैंने जब वक्फ बोर्ड में इनके कहने से, काम करने से इनकार कर दिया, तो समाजवादी पार्टी की जब हुकूमत आई थी, तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने मेरे वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया। पहले मुझसे इस्तीफा मांगा, फिर मैंने इस्तीफा नहीं दिया, तो उसके बाद वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया। मैं 3 साल इस बात के ऊपर मुकदमा लड़ा के साहब गलत भंग किया गया है, मेरी क्या गलती है? मैं मुल्लाओं के आगे झुक नहीं रहा हूं, तो ये मेरी गलती है। मैं सुप्रीम कोर्ट से दोबारा मुकदमा जीत के आया और तब मुझे पूरे हमारे कार्यकाल के 6 या 7 महीने मिल पाए। पूरा कार्यकाल वक्फ बोर्ड भंग रहा। तो सवाल यह है कि अब उसके बाद माननीय योगी जी की सरकार आई, उसमें भी मैंने पत्र लिखे, बहुत से वक्फ को चिन्हित लिख करके लिखा। तो सवाल यह है कि कार्रवाई तो नहीं हुई। असल में जो मुल्ला है उनकी पहुंच हर जगह है। आप बताइए, आजादी के बाद से आज तक किसी बड़े मुल्ला को आपने भ्रष्टाचार
के आरोप में जेल जाते देखा है? नहीं, हमारी निगाह में तो नहीं है कि कोई बड़े भ्रष्टाचार के मामले में कोई मौलवी, कोई मदरसे का संचालन करने वाला व्यक्ति या कोई बड़ी जिहादी संगठन चलाने वाला व्यक्ति, मुल्ला, आज तक जेल गया हो, चाहे हुकूमत कोई भी रही हो। लेकिन सनातन के जो धर्मगुरु हैं वो एक जिहादी साजिशों के शिकार होकर बहुत से लोग जेल गए हैं और आज भी जाते हैं। आज राम मंदिर चढ़ावे के में चंदा चोरी की बात हुई, 7 लोग जेल में हैं। ये योगी सरकार ने पहल की और उसमें एसआईटी का गठन किया और चंदा चोरों को पकड़ा, उनको जेल भेजा। यही होना चाहिए। हुकूमत चाहे जिसकी हो, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो भ्रष्टाचारी हुकूमत का सगा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बात करने वाला व्यक्ति अब नहीं हूं। मैं पॉलिटिक्स पूरी तरह से छोड़ चुका हूं। लेकिन जो मौजूदा मामला है, मैं इनके रिजवी साहब के जो इन्होंने बयान दिया, मैं सहमत हूं। मेरी आवाज हमेशा मैं बुलंद करता रहा कि ये जो बड़े माफियाखोर है, जो वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार है, जो मुल्लाओं के कहने पर जो मौलवी है जो चढ़ावा, अगर हम सिर्फ शिया वक्फ बोर्ड की बात करें तो कम से कम 1000 करोड़ की संपत्तियां अब तक बेची जा चुकी है, जिसकी मैं शिकायत कर चुका हूं। और शिकायत करने का नतीजा यह मुझे मिला कि मेरे खिलाफ 6 सीबीसीआईडी के मुकदमे मुल्लाओं के दबाव में हुए, 2-3 सीबीआई के मुकदमे मुल्लाओं के दबाव में हुए। मैंने जांच को फेस किया और मैंने साबित किया कि मैं दोषी नहीं हूं। बेचने वाले जो करने वाले कौन है, लेकिन जब मुल्लाओं के ऊपर सुई चली जाती है तो वहीं पर जांच रुक जाती है। यह हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। ठीक है जितेंद्र जी, आपने बहुत ही पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखा है और मुझे लगता है कि ये सारी बातें हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, उन जिम्मेदार लोगों को झकझोरेंगी जो दरअसल इन चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। निखिल खत्री जी हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निखिल जी, आपने मौलाना साहब की भी बात सुनी है, जितेंद्र जी की भी बात सुनी है। क्या सपा, क्या बसपा, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, अक्रॉस द पार्टीज इस तरीके की चीजें चलती रही हैं। राम मंदिर का मामला समाजवादी पार्टी की तरफ से खूब उछाला गया। अब आज एक मौलाना साहब वक्फ की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके का घपला घोटाला है, वो खुद ही सामने आ गए। अभी समाजवादी पार्टी का इस पे स्टैंड क्या है, क्या होना चाहिए? शेखर जी, जहां पर आपने अभी ये बात बोली कि राम मंदिर का मामला उछाला गया, तो राम मंदिर का मामला कोई समाज पार्टी द्वारा उछाले नहीं गया था, बल्कि उसका खुलासा किया गया था, उस चोरी का खुलासा किया गया था। और उसके अंतर्यामी अभी तक 7 आदमियों को जेल हो चुकी है। तो कम से कम समाज पार्टी ने जनता को कम से कम इस चीज का बताया। तो उछाले जाने का शब्द मैं समझता हूँ कि ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप ये कह सकते हो खुलासा किया। और अगर मौलाना रजवी जी ने अगर वक्फ बोर्ड के बारे में बोला है तो साफ तौर पर ये हो सकता है कि वक्फ बोर्ड में भी भ्रष्टाचारी हो रही होगी, तो योगी सरकार कार्रवाई करे। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा से एक बात बोलती है कि भैया चोर तो चोर होता है, चोर पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, आप कार्रवाई करो। योगी सरकार वो कार्रवाई करे, बरेलवी जी तथ्य पेश करे योगी सरकार के सामने, तो क्या पता योगी सरकार भी कोई एसआईटी फॉर्म कर दे वहां पर और आरोपियों को पकड़वा दे। तो इस पर तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। पर बरेलवी जी के साथ साथ एक बात हमें ये और ध्यान दे देनी चाहिए कि अगर कोई मुद्दा इसमें उठाया जा रहा है तो हमें राम मंदिर चोरी प्रकरण का मुद्दा नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो मुद्दा कहीं ना कहीं अभी मुख्य तौर पर है और अभी उनके आरोपितों को पकड़ा नहीं गया है। जिन्होंने भगवान श्री राम के घर में चोरी की, अभी वो सारे आरोपितों को नहीं पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी तो अभी बाहर है, जांच अभी पूरी नहीं हुई है। और इसके साथ साथ अगर कोई दूसरा मामला आया है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे। क्या हम यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर एक बात भी नहीं बोल सकता कि कार्रवाई ना हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा समानता की बात करते हैं, हम हमेशा समाजवाद की बात करते हैं, और जो दोषी है उन पर सरकार कार्रवाई करे। अभी हमारे पूर्व
अध्यक्ष जी जो अभी बातें बोल रहे थे कि सपा सरकार में ये हुआ वो हुआ, तो ये बातें उनको सरकार के टाइम पर बतानी चाहिए थी, पर वो नहीं बता पाए, क्योंकि सपा सरकार में हर काम ठीक होता था। सपा सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ है, और जितने भी गलत काम हो रहे हैं इस समय सरकार में हो रहे हैं। भाई ये सरकार तो हिंदुओं का पैसा भी चोरी कर रही है, मुसलमान भाइयों का पैसा भी चोरी कर रही है, सबकी आहतों को ठेस पहुंचा रही है। तो इस समय हमें तो बात इस तौर पर ये करनी चाहिए। और बरेलवी जी की अगर मांग है तो ये मात्र बरेलवी जी की मांग नहीं है कि सरकार करोगे, तो हम सब की मांग है। हम सब साथ होकर इस चीज की मांग करते हैं कि भैया जो वक्फ बोर्ड में चल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वक्फ बोर्ड कोई अब का ये कोई मामला नहीं है, ये तो बहुत पुराना प्रकरण है। सरकार को 9 सालों से क्या वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं पता था क्या भ्रष्टाचारी होती क्या नहीं होती है? तो बरेलवी जी को पहले भी ये तथ्य देने चाहिए थे। पर इसके साथ साथ ये बात भी हो जानी चाहिए कि सरकार सारा काम निष्पक्षता से करे। सरकार जो भी कार्रवाई करे कम से कम मुख्य आरोपितों को पकड़े, क्योंकि आजकल सुनने में आ रहा है कि एसआईटी पर खुद सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही उनसे एक रिपोर्ट मांगने जा रही है कि आपने किया क्या है। और इसके साथ साथ ठीक है, तो निखिल जी, आपने उत्तर प्रदेश में कहीं के भी कर लो, मुख्य आरोपितों को और जितने भी आरोपी सबको पकड़े जाना चाहिए और कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। आपने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बताया कि वक्फ की संपत्तियां बहुत बढ़िया थी और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी। त्यागी साहब, आप कुछ बताएंगे इनको? कुछ मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए निखिल जी। मैं शेखर जी ये कह रहा था, जो अभी ये बोल रहे थे, मैंने टोका नहीं ताकि इनकी बात पूरी हो जाए, तो उसके बाद मैं अपनी बात रखूं। देखिए, मैंने समाजवादी की सरकार में जितने भी पत्र भेजे सब मेरे पास महफूज है, सबूत के साथ भेजे हैं। मैं बहुत जल्दी एक खुलासा करने जा रहा हूं जिसमें बहुत से ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने हम पर दबाव बनाया था कि ऐसी कार्रवाई मत करो और इन लोगों के खिलाफ मत करो। भाई मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैंने क्योंकि लिखा और लिखने का नतीजा ये हुआ, आप पता कर लीजिए, लिखने का नतीजा ये हुआ कि मेरे वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से वापस जीत के आया, तो मैंने तो कार्रवाई ऐसी की। लेकिन बात इतनी है कि समाजवादी पार्टी के, मैंने कोई समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं कहा, आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, हुकूमत से मैंने हुकूमत से कहा कि कार्रवाई करो, लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो कि मेरे खिलाफ हो गई। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। निखिल जी, मैं आता हूं आपके पास, आपका वर्जन तो लेना ही पड़ेगा मुझे। आप अपनी बात नहीं कहेंगे तब चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन पवन जी के पास हो आते हैं, चूंकि आप दोनों लोगों ने जो बात कही सरकार बीजेपी की है, तो पवन जी इस पे रोशनी डालेंगे। भाई, दो चीजें हैं पवन जी। एक तो यह है कि जो मौलाना साहब ने कहा उसके ऊपर योगी जी क्या करने जा रहे हैं, सरकार मतलब बीजेपी की सरकार क्या एक्शन लेगी, यह बात मौलाना साहब भी जानना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी भी जानना चाहती है। इसके साथ साथ जितेंद्र जी भी जानना चाहते हैं, और जितेंद्र जी ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके की घटना हुई है उस पर कार्रवाई तो आप मौजूदा रूप में करेंगे सो करेंगे, वो कुछ खुलासे भी करने वाले हैं। सवाल इस बात का है कि क्या मुल्ले मौलवियों से बीजेपी की सरकार भी डरी रहेगी, क्योंकि एक उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि किसी भी बड़े मुल्ला मौलवी को अब तक भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे नहीं डालने की हिम्मत किसी भी सरकार में हुई। तो क्या योगी जी या बीजेपी की सरकार में यह हिम्मत है? नमस्कार शेखर जी, आपके सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। और क्योंकि देखिए, चाहे वक्फ का मामला हो या मंदिर का मामला हो, मामले सभी लोगों की आस्था से जुड़े हुए होते हैं। धर्म कोई सा भी हो सकता है, और आस्था के ऊपर जब कभी भी डाका पड़ता है तो वो उसके लिए कार्रवाई करना सरकार का प्रथम कर्तव्य बन जाता है। तो चाहे गलत कार्य करने वाला कोई मंदिर का पुजारी हो या वक्फ बोर्ड या किसी मदरसे का मौलवी हो, सरकार क्योंकि वो निष्पक्ष होती है, सरकार के लिए सभी लोग समान होते हैं और धर्म से ऊपर सरकार होती है, ऐसा हमारे समय में कहा जाता है पंच परमेश्वर। हम बचपन से वो कहानियां सुनते चले आए हैं। तो जहां तक शेखर जी मेरा ये सवाल है, आपका सवाल है, तो उसका मेरा सीधा सीधा जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नजरिए से प्रत्येक व्यक्ति को देखती है, और उसके लिए चाहे वो मंदिर में चोरी हो और या वो वक्फ बोर्ड की गड़बड़ियां हो,
अगर शिकायत जाएगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। अभी मैं माननीय जितेंद्र जी की बात सुन रहा था, उन्होंने, जबकि वो स्वयं एक शिया बोर्ड के अध्यक्ष थे, और उन्होंने बताया कि मैंने 40-45 शिकायतें वहां स्वयं की, पत्र हैं उनके पास में। और जब वो शिकायतों को लेकर के सरकार के पास में गए, जो कि उस समय के जो प्रमुख थे वहां पे, और आजम खान जी जो इस पूरे मामले को देख रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उल्टा उन्हीं के ऊपर केस लगा दिया, उनको बर्खास्त कर दिया, वक्फ बोर्ड को बंद कर दिया, और वो उनको कोर्ट में जाना पड़ा। अगर मानिए वो गलत होते तो सुप्रीम कोर्ट उनको बहाल क्यों करती। और आज तक फिर हमने देखा कि किस प्रकार से आजम खान जी पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर के विवाद चल रहा है। अब ये लोग उसे किसी भी चश्मे से देखें, लेकिन सरकारी जो एजेंसी है, हो सकता है वो सरकार के दबाव में उस वक्त काम नहीं कर रही है, स्वच्छंद रूप से काम कर रही है, तो अब आप उसको ये कहने लगते हैं कि साहब बदले की कार्रवाई से काम कर रही है। चोरी तो चाहे 40 साल बाद खुले शेखर जी, चोरी तो चोरी होती है, और चोर कभी छुपता नहीं है। तो अगर मानिए अब अगर एक समाज, एक लोग अगर इस बात में, इस सरकार में अपने आप को इतना खुला महसूस कर रहे हैं कि अगर मानिए उन्होंने मंदिर पर कार्रवाई की है, तो वो मस्जिद पर भी जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर कार्रवाई करेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं शेखर जी की जो भी कार्रवाइयां सरकार से संबंधित दृष्टि में आएंगी, वो निश्चित तौर पर कानून के दायरे में रह करके, और न्याय संगत जो भी कार्रवाइयां होंगी वो निश्चित दोषियों पर कार्रवाइयां होंगी। जी शेखर जी, दो चीजें मैं अब आपसे समझना चाहूंगा। एक चीज तो यह कि मौलाना साहब ने जो ये खुलासा किया, जो चिट्ठी लिखी, उसको 24 घंटे से लगभग हो रहा है, और ये बात अपनी तरह से सभी जगह प्रमुख अखबारों में भी आ गई है, सभी तरीके के सूचना पटल पर भी है, प्लेटफॉर्म्स पर है। तो अभी तक सरकार की तरफ से अगर कोई एक्शन हुआ हो तो आप हमें बता दें, सरकार की तरफ से अगर कोई चीज इस पे एक्शन के रूप में आई हो। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, बड़ी दिलचस्प आपके जवाब से निकलती हुई दिखाई दे रही है कि जो वक्फ बोर्ड के गुनहगार का किंगपिन है, आप कह सकते हैं कि वो तो जेल में है किसी भी कारण से, लेकिन जेल में है, बाकी फुटकर बाहर हैं। और यहां मंदिर वाले मामले में फुटकर बाहर, फुटकर अंदर हैं, और किंगपिन बाहर है, जैसा आरोप अभी सपा की तरफ से लगा। तो ये एक मिनट मेरे सवाल भी आ रहा हूं निखिल जी, आ रहा हूं आपके पास, आप ही के पास आऊंगा भैया। तो पवन जी, इस पे भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिए कि भाई कार्रवाई होने में कितना टाइम लगा। मतलब एसआईटी वगैरह तो गठित कर देनी थी अब तक आपको। देखिए शेखर जी, आजम खान जी पर जो कार्रवाई हुई वो इससे संबंधित नहीं थी, वो उनके अन्य मसले थे, और उन अन्य मसलों पे वो बाकायदा कोर्ट से दोषी करार हुए हैं, तब उनको सजा हुई है। सरकार ने सीधे पकड़ करके जेल में नहीं डाल दिया, उन पे पूरी कार्रवाई हुई, जांच बैठी, सब सारी चीजें हुई। और यहाँ मंदिर वाले मामले में भी आप, मीडिया लगातार उस चीज को फॉलो कर रहा है, और केवल भारतीय मीडिया नहीं कर रहा है शेखर जी, अंतरराष्ट्रीय मीडिया उस बात को फॉलो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच जाएगा या कोई छुप जाएगा, इसमें अब ये सरकार का एक व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया, ये अंतरराष्ट्रीय मसला हो गया है, अंतरराष्ट्रीय मामला हो गया है। तो इसमें भी अगर कोई मुख्य आरोपी होगा, किसी पर अगर दोषी पाया जाएगा, तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। छोटकर और फुटकर नहीं होते हैं, जो लोग जांच के दायरे में आते जाते हैं और दोष सिद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे कानून का शिकंजा उनके ऊपर बढ़ता जाता है। हमारे देश में एक कानून की प्रक्रिया है। अब वो किस प्रकार की प्रक्रिया है उसमें ना तो मैं पढ़ना चाहूंगा, और आप भी मेरे ख्याल से नहीं उस बात को बहुत ज्यादा वो करना चाहेंगे, क्योंकि एक कानून विधि से सब लोग हम चलते हैं। तो ये कहना कि आजम खान जी पर वक्फ को लेकर नहीं, वक्फ पे नहीं है, मतलब केवल इतनी सी बात मैंने रखी कि मतलब उधर का जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो ऑलरेडी सलाखों के पीछे है। इधर ये बात हो रही है कि भाई जो मेन किंगपिन है वो कब जाएगा, वो ठीक है, उनके गुना उनके उन पर कार्रवाइयां होंगी। चलिए ठीक है, वो मामले आगे आपके हिसाब से आगे आने वाले हैं। ठीक है, मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी आपसे समझना चाहूंगा कि कलम बहुत घिसी जाती है, खबरें बहुत दिखाई जाती हैं, तरह तरह के खुलासे भी होते हैं। आज भी जब मौलाना साहब की जो हमने तस्वीरें देखी हैं, बाकायदा उन्होंने मीडिया का साथ लेकर के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस बात को रखा। बड़े जिगर का भी काम होता है जब आप कोई खुलासा इस तरीके का कर रहे होते हैं। सवाल इस चर्चा में जो बड़ा उठा है वो ये कि मुल्ले मौलवी पे कार्रवाई क्यों नहीं। बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये सवाल है, और ये सवाल श्री जितेंद्र त्यागी साहब ने उठाया, जो कि पहले वसीम रिजवी साहब के नाम से जाने जाते थे, और अभी भी इनकी पहचान वही है। और इन्होंने बड़ा संघर्ष भी किया है, और बड़ा गमगीन और गंभीर इनका पूरा वाकया रहा है। तो सवाल तो यूं ही नहीं आया है,
उसके पीछे वास्तविकता भी छिपी हुई है कि जो कार्रवाई होती है वो उन लोगों के खिलाफ होती है जिनके पास साधन कम है, या जिनके पास लॉबी कम है, या जिनके पास रिस्क लेने या कुछ खोने की कोई संभावना कम है, जो सब चीज पर नियंत्रण रखते हैं सत्ता पर। तो वो उस संघर्ष को देखे हैं और ये वास्तविकता है, और इस पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। शायद इन्हीं सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस तरह के संविधान की संरचना की है उसमें सभी को बराबर का हक दिया गया है, क्योंकि आजादी से पहले यही वो लोग जो सत्ता पर नियंत्रण रखते थे वह अपने मनमानी कोई भी निर्णय करना, किसी भी प्रकार का व्याख्या करना, उसमें महारत हासिल भी थी इनको, और ये कर लेते थे और सभी को उनका समर्थन करना पड़ता था। आज की डेट में अब इस बात की बेहद जरूरत है कि हम संविधान को उसी रूप में लागू करें जिस रूप में ये लिखा गया है। ये इनके दिल का दर्द है। अभी जो हमारे मौलाना साहब ने ये अभी उठाया है मसला, पूरे दलील के साथ ये बात रख रहे हैं, पूरे मतलब इनके बातों में बड़ी मजबूती नजर आ रही है और हमको उस पर भरोसा करना चाहिए। इनको एज ए विसिल ब्लोअर इनको उस रूप में हमको सामने रखना चाहिए और सरकार को भी इन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और वो बात रख रहे हैं। सरकार के पास बहुत तरीके के एजेंसीज हैं जो इसका बहुत कायदे से माइन्यूट लेवल पर जाकर विश्लेषण कर सकते हैं और उनके द्वारा दिए गए रिपोर्ट्स पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और सरकार को इसका संज्ञान ले लेना चाहिए। अब रही बात कि ये मसला अभी क्यों उठ रहा है, राम मंदिर का मसला चल रहा है। अब सभी की नजर धार्मिक मामलों में इस तरह के संस्थानों पर जरूर जाएगी और हर जगह कुछ न कुछ कमियां व्याप्त हैं। और ये जो वक्फ का मसला है, ये तो इसमें चढ़ावा नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी का मसला है। आप किसी भी प्रॉपर्टी के संस्थान को देखिए, चाहे जैसे लखनऊ का एलडीए हो या किसी भी जगह का डेवलपमेंट अथॉरिटी या नगर निगम हो, आप इनको देखिए, इनकी जांच करा लीजिए, इससे बड़े घोटाले निकल के आएंगे। लेकिन उनके बीच का कोई व्यक्ति इस तरह से दलील पेश नहीं करता, वो सबूत नहीं रखता, वो सामने नहीं आता है। कम से कम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के मैटर को सामने लाने वाला एक शख्सियत है और उनको सम्मान दीजिए और उसके आधार पर इन पर कंट्रोल करिए। एक जगह लोग पढ़ते जाएंगे, उसका असर दूसरे जगह पर भी पड़ता है, वहां पर भी लोग कंट्रोल में होंगे। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, मतलब दोनों तरह के, शिया और सुन्नी के, इसमें लंबे समय से काबिज होने की पूरी कोशिश होती है। और जितने भी यहाँ पर जैसे इमामबाड़ा है, जितने कब्रिस्तान यहाँ बने हैं, बहुत से हम लोग भी जानते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। पुराने लखनऊ में ऐशबाग के पास जहाँ के उदाहरण दे रहे हैं, तो अभी की मैरिज लैंड बन गया, उसके आगे जो एक कब्रिस्तान, उस पर बाकायदा प्लाटिंग हुई है, खुद बेचा गया और कम दामों पर खुलेआम बिकता था। लेकिन ये ऐसा नहीं कि किसी एक सरकार में हो, किसी एक सरकार ने किया हो, यह हर सरकार में है। और मैं फिर से ये मानता हूँ कि ये पूरी व्यवस्था जो चलती चली आ रही, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी वर्ग है, जो इस काम को पर रेगुलेशन रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, उनके द्वारा हर जगह पर मिली भगत का पूरा परिचय दिया गया है। निश्चित रूप से आम जनता के साथ जुड़ाव होने का पार्टी के लोग भी अपना फायदा लिए और वो भी इसमें शामिल होते रहे। तो इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के नाम लेकर के हम इस पूरे मुद्दे को एक तरह से पॉलिटिसाइज कर दे रहे हैं, उसको हल्का कर दे रहे हैं। बजाय इसके उन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की गर्दन नापिए और उनके संपत्तियों की जांच कराइए। जो लोग इसमें हैं, जितने बोर्ड के मेंबर हैं, उनकी भी जांच कराइए। जैसे वसीम रिजवी साहब की, जितेंद्र त्यागी साहब जो हैं, इनकी जैसे जांच हुई है, ऐसे सबकी जांच हो और जितनी चीजें निकल के आए उसको फिर सार्वजनिक किया जाए। और ये टाइम बाउंड होना चाहिए, उस तरह का नहीं कि एसआईटी गठित कर दिया, 5 साल तक रिपोर्ट आई कि नहीं आई, कुछ अता पता नहीं है, फिर नया मसला आया, एसआईटी गठित की, एफआईआर दर्ज नहीं है, इसका कोई लीगल पहलू नहीं है। आप ऐसे एसआईटी बनाते रहिए, कोर्ट में जाते हैं जब, तब आप पूछा जाता है कि क्या क्या बोले थे और क्यों बोले थे, इसका क्या वैध कारण है। तो पहले एफआईआर दर्ज कीजिए, फिर एसआईटी गठित कीजिए, ताकि उसके द्वारा जो भी जांच रिपोर्ट दी जाए उसको लीगल जामा पहनाया जा सके, उसकी कुछ लीगल एग्जिस्टेंस हो। अदरवाइज ये सब केवल बातें हैं और बातों का क्या।
ठीक है शैलेंद्र जी, वैसे इस मामले में आपको क्या लगता है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ है? कोई कारण आपको नजर आ रहा है या आपको लग रहा है जी कुछ हो रहा हाँ, होगा? उसमें जो लोग हैं उनमें से बहुत से लोग सरकार के समर्थन में इनडायरेक्ट में हैं। नहीं, वो मौलाना पूरे साहब ने तौर जो पे मसला हर उठाया, पार्टी में, हाँ वो हर बार में आता है। ऐसे लोग उस सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थन में इनडायरेक्ट में आ जाते हैं और ये बताते हैं कि देखिए, आपको अगर हमारा समर्थन चाहिए तो कम से कम हमारा विरोध मत करिएगा, ये मसले हैं, इससे आप जरा दूर रहिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। ये व्यक्तिगत बिल्कुल जुड़ाव का विषय होता है। जब व्यक्तिगत रूप से सहमति देते हैं तो मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अच्छा, ये जो बात आपने कही मौलाना साहब, ये एक बड़ी चीज है। देखिए, मुझको जो इस चर्चा में समझ में आया, एक तो वक्फ में चूंकि लैंड का मामला होता है तो चाहे हमारे यहाँ एलडीए हो, नगर निगम हो, या मतलब जो भी विकास प्राधिकरण है, वो अपनी तरह से जो अधिकारी हैं वो तो पूरा खेल करते हैं। बड़ी चीज ये है कि अभी आजाद भारत में भी जिस तरीके से कई इलाके बसते हैं, तो उसमें हम देखते हैं अभी लखनऊ में एक गोमती के किनारे इलाका खाली कराया गया, अकबर नगर, वो पूरी तरीके से इलीगल था, कुकराइल नदी के ऊपर बसा दिया उसको। आप इधर गाजियाबाद चले जाए, पूरा हिंडन नदी खा गए। तो ये इस तरीके की चीजें तो हर शहर दर शहर हैं, और उसमें ये जो अथॉरिटीज हैं, इनके अधिकारी बाबू, ये सब भी मिली भगत है। और चूंकि इसमें मौलाना हैं, मौलवी हैं, खासतौर से वक्फ की संपत्तियां इसी नामकरण के आधार पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप वक्फ की संपत्ति होगी, उसके ऊपर अपार्टमेंट या मार्केट बनाएंगे तो राम बिल्डिंग या राम भवन नहीं रखेंगे उसका नाम, वो कुछ उसी से मिलता जुलता होगा जो मुस्लिम तबीयत का हो। तो इस तरीके की भी चीजें चल रही है। यानी ये कट कमीशन का जो पूरा खेल है, केवल ऐसा नहीं है कि कोई सरकार ही, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। बिल्कुल, बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है। और ये शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने जो बातें कही हैं, जो सिस्टम की बात कही है, और कैसे काम रुक जाता है, कैसे जांचें रुक जाती हैं, कार्रवाई रुक जाती है, ये बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। और हम इस बात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। बहरहाल हमें तो उम्मीद है, हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उम्मीद रखते हैं कि शायद कोई जवाब आए या कोई कार्रवाई हो। फिर भी मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम मांगा है, और अगर वक्त मिल जाता है तो फिर मैं खुद अपने हाथ से वो लेटर में दूंगा, और कार्रवाई के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से आपने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे कार्रवाई की है, ऐसे ही वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जांच पड़ताल करा दीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और जितने भी गुनहगार हैं वो सब लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएं, और कोई भी गुनहगार बचे ना, सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत संज्ञान लेगी। अभी आप ही के चैनल पे अल्पसंख्यक मंत्री ओपी राजभर साहब का बयान आ रहा था, और उन्होंने कहा कि मेरे पास में लेटर आएगा, और ये लेटर घूम करके मेरे ही पास में आएगा, और फिर उस बाद में मैं इसको देखता हूँ, और मैं इसको कायदे से मैं इसकी जांच कराऊंगा। फिर उनकी प्रतिक्रिया आ गई है, वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, और अल्पसंख्यक और वक्फ और हज आजकल उत्तर प्रदेश में वही देख रहे हैं। ठीक है मौलाना साहब, मैं अपने साथियों से ये भी कहूंगा कि ओपी राजभर साहब को अगर फोन लाइन पर ले सकते हैं तो लें, क्योंकि ये चर्चा बड़ी गंभीर मोड़ पर आई है। अगर राजभर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ते हैं तो इस चर्चा का एक और पहलू मजबूती के साथ में सामने आएगा देश प्रदेश के। निखिल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ठीक जी कुछ कह रहे हैं मौलाना साहब। जो मैं कह रहा था कि ओपी राजभर साहब ने, मंत्री जी ने मेरा समर्थन किया है। नहीं, उन्होंने किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो फोन लाइन पर अगर जुड़ पाए तो उनको जोड़ते हैं इसी चर्चा में। अच्छा रहेगा। हाँ, कोशिश है। बहुत अच्छा रहेगा जी। निखिल जी रहेगा, वही आजकल वक्फ देख रहे हैं। हाँ, मैं निखिल जी अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि ठीक है, आज आप विपक्ष में हैं, आपने जिस तरीके से एक विषय को देखिए, एक आपको ध्यान होगा, एक प्रिंस बच्चा था, वो एक समय गड्ढे में गिर गया। अब जब वो गड्ढे में गिरा और उसके ऊपर जो कवरेज चली, तो देश भर में बच्चे गड्ढे में ही गिरने लगे। हर दूसरे दिन एक बच्चा गड्ढे में गिर रहा था, जगह जगह से खबरें आ रही थी। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो राम मंदिर चंदा चोरी का मामला उजागर किया, उसके बाद अब हर धर्म वाला आगे आ रहा है,
व्यक्ति आगे आ रहा है कि भैया हमारे मंदिर को भी बचाओ, हमारी मस्जिद को बचाओ, हमारे वक्फ को बचाओ, वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल एक जो बनता है वो ये कि चूंकि रिजवी साहब ने बताया कि उनके दस्तावेज, उन पर जो कार्रवाई हुई या जिस तरीके के फेसेस उन्होंने देखे अपनी लाइफ में पीछे कुछ सालों में, वो सपा के दरमियान में भी हुए, सपा के दरमियानी सरकार में हुए। तो क्लीन चिट तो देखिए निखिल जी नहीं मिल सकती किसी को, जिस तरीके का करप्शन है। तो ऐसे में बेहतर है कि आप जब सच सामने लाते हैं तो इस बात को भी आप रख सकते हैं कि हां, अगर योगी जी चूक जाएंगे और आप आए तो आप भी करेंगे, कुछ इस टाइप की भी बात हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो पॉलिटिकली आपको सूट करेगी या नहीं। लेकिन ये तो है कि एक दिन में ये सारी कायनात नहीं बनी है। शेखर जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि एक दिन में कोई भी कायनात नहीं बनती। और आपने एक बात और बोली कि क्लीन चिट नहीं दी देनी चाहिए, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी सुन ले कि क्लीन चिट अभी आप किसी को मत दीजिए, कार्रवाई पूरी होने दीजिए। और इसके साथ साथ अगर मंदिर की बात हो और इसके साथ साथ अगर मस्जिद की बात हो रही है, अगर मस्जिद में भी चोरी हो रही है, तो हर चीज उजागर हो रही है, तो कम से कम बरेलवी जी को तो कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कर देना चाहिए कि एक मुद्दा उठाने के बाद अब बरेलवी जी ने भी अपनी मस्जिदों का मुद्दा उठाया है। तो कम से कम बरेलवी जी को ये बात तो लगे कि हाँ भैया, कोई विपक्ष का नेता, कोई दमदार विपक्ष का नेता है जो इस सरकार के खिलाफ टक्कर ले सकता है और चोरों की पोल खोल सकता है। और इसमें अगर कोई व्यक्ति अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। और अभी बरेलवी जी ने एक बात और बोली कि वो एसआईटी जांच की मांग करेंगे, तो आप एसआईटी जांच की योगी जी से मांग कीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी अभी अल्पसंख्यक मंत्री हैं, आप उनसे मांग कीजिए। और कम से कम आपने अपनी बात रखी है। मैं जरा सा मैं आता हूं आपके पास, जरा पवन जी से एक सियासी बात इसमें आ रही है जो उसका जवाब ले लेते हैं। पवन जी, कहीं बीजेपी की सरकार को ये इल्म तो नहीं है या ये डर तो नहीं है कि राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी का मामला है वो तो अपनी जगह पे सो है तो है ही, उस पर कार्रवाई हो ही रही है। जो हिंदुआना छिटकना है, अगर छिटकना है तो छिटकी जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही वक्फ वाले मामले पे कार्रवाई हो तो अखिलेश की या समाजवादी पार्टी की पीछे से मुसलमानों के साथ में एक डील और पक्की हो जाए कि हम आए तो पक्का हटा देंगे, पक्का रोक देंगे या शिथिल कर देंगे मामले को। आप एक मिनट, इस ये पॉलिटिकल सवाल है। नहीं निखिल जी, आपका सवाल नहीं है, ये पवन जी का सवाल है। ये पवन जी से है मेरा सवाल। जी मैं बोलूं? हाँ जी। हाँ, देखिए शेखर जी, पॉलिटिकल मसला नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये धर्म और आस्था का मामला है। अब एक बार बताइए, अगर मानिए कोई दोषी है तो क्या समाजवादी पार्टी ये कहेगी कि क्योंकि एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ मामला है तो आप इस पर कार्रवाई मत कीजिए साहब, हम चोरों का समर्थन करेंगे? हम तो बिल्कुल इस बात को नहीं मानेंगे। अगर वो लोग मंदिर को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं तो वक्फ बोर्ड को लेकर के उनको मुद्दा क्यों उस पर वो चुप्पी साधेंगे? मेरे को तो नहीं लगता है। ठीक पॉलिटिकली करेक्ट, ठीक है पॉलिटिकली आप दोनों लोग अपने अपनी जगह पे करेक्ट है। नहीं अब मैं रिजवी साहब को लाऊंगा, एक मिनट रुक जाइए, जितेंद्र जी को मैं लेकर के आऊंगा ना, एक मिनट। पवन जी, नहीं बिल्कुल ऐसा कोई ये तो विषय ही गलत है कि अगर हम वक्त पर कार्रवाई करेंगे तो राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा उसको छुप जाएगा या उसको ढाक दिया जाएगा या उस तरह ये विषय ही नहीं है। ठीक है, ये आपको लग रहा है, लेकिन मैं पॉलिटिकली जितना आप लोगों के साथ में समझ पाता हूं तो ये सवाल बनते हैं इसी सब से। मैं, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं अभी देखिए जितेंद्र जी से पूछता हूं ये चीज। जितेंद्र जी देखिए, आपने जो बात कही, ये सवाल मेरे मन में मैं गुथ रहा था उसको, तभी मेरे मन में आया कि देखिए पॉलिटिकली, चूंकि आप कई सरकारों को भी आपने देखा है, तो ये इक्वेशन तो है कि राम मंदिर का मामला सामने है। इस लिहाज से बीजेपी को यह डर है कि कहीं हिंदू वोट बैंक में थोड़ा मन के लोग आहत हों तो पता लगे छिटक जाए। दूसरी तरफ, जैसा अभी मौलाना साहब ने भी कहा और आपने भी कहा कि ये बड़े मुल्ला मौलवी पीछे से पैक्ट करते हैं, गठबंधन है इनका। तो उस लिहाज से मुझको यह लगता है कि अगर योगी सरकार कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ती है तो जो विपक्ष में है, कहीं वो पीछे से हाथ मिला करके इस पूरे मामले को डिरेल करने के लिए अपना वोट बैंक तो नहीं इंटैक्ट करेगा। देखिए, अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, शैलेंद्र जी ने जो बात कही कि कहीं न कहीं से ये होता है कि हर जगह इन लोगों की पैठ होती है और हर जगह
चाहे हुकूमत कोई भी हो, लेकिन ये अपनी पैठ बनाए रखते हैं कि देखिए भाई आप इसको मत छेड़िएगा, नहीं तो फिर हम इसको वो नहीं कर पाएंगे, हम समर्थन नहीं कर पाएंगे मुसलमानों में हमारा। तो देखिए ये होता है, बिल्कुल बात सही है। और हुकूमत कोई भी हो, आज वक्फ की बात उठी है, रिजवी साहब ने उठाई है, तो आरोप यह लगाया जा रहा है, उसको कमजोर करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला उठा हुआ है, इसलिए इसको डाइल्यूट करने के लिए यह वक्फ का मामला उठाया गया है। सवाल इस बात का नहीं है, मतलब अगर राम मंदिर का इशू उठा हुआ है और अगर एक इशू और भी आया है तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, उस पर बात नहीं होनी चाहिए? अगर किसी घर में एक चोरी हो गई और दूसरे घर में अगर चोरी हो गई तो इन्हें कहा जाएगा नहीं तो आप इस चोरी को तो छुपा जाइए, इस चोरी की अभी बात चल रही है, इस चोरी को नहीं उठाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। मामला वो भी वही है और मामला यहां भी भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ है। आप शेखर जी, मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मेरे खिलाफ जांचें होती थी, यही समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी और मुल्लाओं का दबाव था कि इनको अरेस्ट करो, मैं अपना एक कपड़ा, टूथब्रश और पेस्ट लेके जाता था हर जांच की इंक्वायरी को फेस करने के लिए कि शायद इस बार मुझको ये लोग दबाव में जेल इनसे पूछे नाम बताएंगे, लेकिन जेल इसलिए नहीं भेज पाए क्योंकि कोई कागजी सबूत था ही नहीं। एलिगेशंस दबाव में लगाए गए थे, मुझको तोड़ना चाहते थे कि इनको इतना तोड़ दो, इतना मजबूर कर दो कि ये मुल्लाओं के हिसाब से चले। तो सवाल यह है कि मुल्लाओं के ऊपर कार्रवाई मैंने आज तक किसी हुकूमत में होते नहीं देखी, वो चाहे मौजूदा हुकूमत हो और चाहे वो आज से गुजरी हुई जितनी हुकूमत हो। वो अपनी पकड़ बनाते हैं कि नहीं साहब मैं मुसलमानों में इस तरह का, भाई हर आदमी चाहता है, हर हुकूमत चाहती है कि भाई शांति व्यवस्था बनी रहे और अच्छे से हुकूमत चले, और ये धमकी यही देते हैं कि भाई मैं शांति व्यवस्था को खराब कर दूंगा, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। तो हुकूमत भी इनको इग्नोर करती है। ये संविधान में जो इन लोगों को अल्पसंख्यक होने की वजह से एक छूट दी गई है, ये उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। बड़े बड़े भ्रष्टाचार है। अगर कि आप सिर्फ वक्फ बोर्डों की जांच कर ले तो अगर पूरे हिंदुस्तान से आप जांच की जाएगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। उत्तर प्रदेश में जांच की जाएगी तो आज तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। क्या नहीं होता है? कब्रें चोरी होती हैं, जमीनें चोरी होती हैं, चंदा चोरी होता है, जमीनें बेची जाती हैं। हमारे पीरियड में बहुत सी ऐसी संपत्तियां जिसमें मैंने जांच बिठाल दी थी कि हिंदुओं की संपत्तियों को ले आए और कह दिया एक फर्जी वक्फनामा बनाकर कि ये साहब इसको वक्फ दर्ज कर दीजिए। मैंने पता नहीं कितनी वक्फ संपत्तियों को इस तरह से दर्ज होने से बताया है। जो वक्फ है वही दर्ज होगा, नियम अनुसार दर्ज होगा, डिलीट भी नहीं करूंगा। लेकिन आज के बोर्ड में डिलीट भी हो रहा है। और शेखर जी, वक्त पता नहीं आपके पास है नहीं है, मैं एक बहुत अहम मुद्दा आपसे एक और बात कह दूं कि उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी 2 वक्फ बोर्ड बने हैं। एक्ट के अनुसार, वक्फ एक्ट 1995 जब आया उसके अनुसार यह डिसाइड कर दिया गया कि शिया और सुन्नी वक्फ वहां अलग अलग बनेंगे जहां शिया वक्फ की संख्या 15% से ज्यादा होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ये बनाए गए थे 1947 में, 47 में शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग बनाए गए थे। लेकिन आज वक्फ जितनी वक्फ की संख्या है 15% तो छोड़िए साहब, उसमें 2 या 3% शिया वक्फ की संख्या है। उसके बाद शिया वक्फ बोर्ड अलग बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड का गठन होना चाहिए। 2 वक्फ बोर्ड जो चल रहे हैं, सरकारी पैसे का मिसयूज हो रहा। मैंने इस पर जब मेरी बात नहीं सुनी गई, मैंने सरकारों में लिखा, इस हुकूमत में भी लिखा, जब बात नहीं सुनी गई और कानूनी बात सही है, मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है, गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। आज 4 महीने हो गए, गवर्नमेंट ने कोई जवाब इस पर दिया नहीं है, क्योंकि दे ही नहीं सकते। अब तो उम्मीद पोर्टल में वक्फ की संख्या भी पूरी आ गई है। अरे 1 लाख कुछ सुन्नी वक्फ है और 3,500 से शिया वक्फ है और 3,500 पे एक शियों का वक्फ बोर्ड अलग बना हुआ है। आप सोचिए कितना पैसे का मिसयूज है। पॉलिटिकल वक्फ बोर्ड बनाया गया था,
लेकिन वही पॉलिटिकल वक्फ बोर्ड आज नासूर बन चुका है और मिसयूज हो रहा है। हमें उम्मीद थी और है कि इस हुकूमत में शायद मुस्लिम वक्फ बोर्ड कानून के हिसाब से चलिए, मुस्लिम वक्फ बोर्ड का गठन होना चाहिए। 2 बोर्ड किस तरह से बनेंगे, कैसे बनने चाहिए जब कानून में अधिकारी नहीं है कि 2 बोर्ड बनाए जाए। लेकिन आज मुझे उम्मीद है, मेरी बात नहीं सुनी गई, मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, नोटिस दिया गया, जवाब देंगे, हाई कोर्ट फैसला करेगा कि 2 बोर्ड नहीं गठित हो सकते। आप सोचिए तो कितना बड़ा पैसे का मिसयूज है। ये मुल्लाओं के दबाव में, मेरा कहने का मतलब यही है, मुल्ला हर हुकूमत में हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं और वो कभी जेल नहीं जाते। एक जिहादी साजिश है कि सनातनियों के ऊपर इल्जाम लगते हैं, उनको घेरा जाता है, कभी पंडित जेल जाता है, कभी संत जेल जाता है, वो तमाम जेल जाते हैं। हुकूमत कहती है साहब हम तो निष्पक्ष है, सनातन के खिलाफ कार्रवाई करने में आप निष्पक्ष है, और जब कोई अगर मुल्ला मौलवियों के खिलाफ आवाज उठती है या उनके संगठन के लिए आवाज उठती है, तब फिर आप निष्पक्ष क्यों नहीं है? ठीक है जितेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, मैं बिल्कुल अब आखिरी फंडे कब फोड़े जाएंगे? ठीक है, मैं आखिरी हिस्से में हूं, मैं जरा सा 20 सेकंड, निखिल जी आप 20 सेकंड में अपनी टिप्पणी कर सकते हैं तो कर दीजिए। जहां पर जितेंद्र जी बार बार ये बात बोल रहे हैं कि सभी मुल्ला ने गलत किया, सभी मुल्ला गलत है और सभी मुल्ला के दबाव में मैंने गलत कार्य किए, तो कम से कम ये रिजवी जी बैठे तो रिजवी जी कम से कम इनको जवाब दें कि अगर सारे मुल्ला गलत है तो रिजवी जी भी गलत है, तो रिजवी जी इनको जवाब देंगे। जितेंद्र जी की बातों का ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। ठीक है, मैं अभी चला जा रहा हूं भैया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं रह जाएगा। मौलाना साहब, रिजवी जो बात अभी जितेंद्र जी ने कही है उसमें उन्होंने एक व्यापक पैमाने पर वो बात कही, निखिल जी ने उस पर भी आपत्ति लगाई है, आप अपनी बात रख दीजिए। देखिए, निखिल जी की तो बात का तो कोई जवाब नहीं है। हाँ, जितेंद्र त्यागी जी की बात का मैं जवाब ये दूंगा कि मैं उनकी बातों से 50% सहमत हूं और 50% सहमत नहीं हूं। वो 50% जिस पे सहमत नहीं है वो क्या है? वो जिस तरीके से अब ये उलमा को बातें कर रहे हैं, ठीक है, उलमा का असर रसूख है, मजहबी लोगों का जैसे आज जैसे हुकूमत है, साधु संतों का असर रसूख है, ऐसे ही समाजवादी पार्टी होती है तो उसमें उलमा का असर रसूख होता है, बसपा होती है, कांग्रेस होती है, उसमें उलमा का असर रसूख होता है। तो ये कोई फितरी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम एमएलए एमपीज आते हैं, मौलाना लोगों के पास में आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, समर्थन कर दीजिए, हम समर्थन कर देते हैं, तो हमारा एहसान भी मानते हैं, हम हमारा काम भी करते हैं। ये फितरी बात, ये पॉइंट आपने रखा है, मैं आज इसी नोट पर चर्चा का समाप्त करूंगा यहां पर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब, जितेंद्र जी, निखिल जी, पवन जी और शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब आप मामले की गंभीरता को समझ लीजिए। एक चीज तो यह है कि जैसे राम मंदिर में चंदा चढ़ावा चोरी हुआ, उसी तरीके से वक्फ की संपत्तियों को भी सरेआम नीलाम किया जा रहा है, खूब जम करके भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है। बड़ी चीज यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक के लिहाज से कभी भी उस हिस्से को छेड़ती ही नहीं है या छेड़ने में भयंकर डरती हैं जो एक सुद्दा उनकी तरफ गिरता है। दूसरी तरफ जो हिंदुआना है वो किस तरीके से इंटैक्ट हुआ, उसमें सेंध कैसे लगेगी, सारी रणनीति इस बात की थी। अब देखना यह है, दिलचस्प बात यह है कि योगी सरकार वक्फ बोर्ड के मामले में किस तरीके की कार्रवाई करती है और क्या शिया या सुन्नी वक्फ बोर्ड से ऊपर एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड बन करके आता है जो पूरे मुस्लिम समाज को लेकर के, उनकी दीन दशा को लेकर के और उस पर कार्रवाई करे। क्योंकि यह बात सही है जो मौलाना साहब ने कही कि सपा, बसपा या कांग्रेस की सरकार होती है तो कौम के नाम पर वो सब कुछ किया जाता है जो कौम को जायज या नाजायज उसका फर्क ही खत्म कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यही चीज योगी सरकार में फर्क के रूप में देखी जा रही है कि न्याय होगा। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में न्याय होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प है। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी अगर जांच कराते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और लोग राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को भूल जाएंगे। वक्फ बोर्ड का करप्शन
लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों और खरबों में है, ये सब लोगों के सामने नजर आ रहा है। तो कागज आ रहा है हमारे यहाँ, हम तो चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पोल खुल जाए लोगों का जो बहुत चिल्ला रहे हैं। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों का घोटाला सामने लोगों के नजर आए तो राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे।